ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लिवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम। अब इसमें देखिए लिवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम में लोकल इफेक्ट्स भी हैं, सिस्टमिक इफेक्ट्स भी हैं। लोकल तो अगेन वही वाली बात जैसे हमने पढ़ा कि फॉरेन बॉडी रिएक्शन कर रहा है, ये वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं उसने दे रहा, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज़ कर रहा है। अब प्रोजेस्टेरॉन अगर रिलीज़ हो रही है तो इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी क्या है कि एक तो ये कि इसमें पेशेंट ने बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि एस्ट्रोजनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ये उसको शट ऑफ करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और एट्रॉफी करेगा एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम की जब एट्रॉफी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाइपरप्लेजिया का रिस्क है वो जो है वो ओवरकम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमने अब तक जो जितनी भी स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं उसमें जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंडोमेट्रियम जो प्रोलिफरेशन हो जाती है, या टू सम एक्सटेंट आप कह लें कि अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग है बिकॉज ऑफ सम एंडोमेट्रियल ओरिजिन है, या कोई लोकल पैथोलॉजी है, तो ऑलमोस्ट 95% सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम। तो ना सिर्फ ये कि लोकल फॉरेन बॉडी रिएक्शन कर रहा है, बल्कि ये एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू उसकी एट्रॉफी कर रहा है, थिनिंग कर रहा है, और अल्टीमेटली ना सिर्फ ये कि पेशेंट में ब्लीडिंग को ओवरकम कर रहा है बल्कि कॉन्ट्रासेप्शन भी उसको साथ में दे रहा है। तो ये मोस्टली एडवांस्ड एज के पेशेंट है उसमें इट्स इंडिकेटेड। तो अगर हम इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन बात करें तो वो सेम हमारे पास आ जाती हैं पेशेंट में। कोई एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई वजाइनल डिस्चार्ज है, कोई अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग है, या पेशेंट में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, कोई लोकल मेलिग्नेंसी है, तो इन दैट केस डेफिनेटली यू हैव टू बी विजिलेंट एंड यू हैव टू सी कि वेदर इट इज़ टू बी इम्प्लांटेड और नॉट। तो ये तमाम हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं हम वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एडिशनली स्पीकिंग हमारे पास एक टॉपिक है, एक हमारे पास मेथड है, दैट इज़ पोस्ट प्लेसेंटल इंट्रायूराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, PPIUCD। हम पोस्ट प्लेसेंटल IUCD कब इंसर्ट करते हैं? हम जैसे प्लेसेंटा को डिलीवर किया तो उसके बाद हम कॉपर टी ये जो है इसको हम लोग स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स से इसको अलोंग द लिम्ब इसको हम होल्ड करते हैं और फंडस में जाके रख देते हैं इसको प्लेसेंटा की डिलीवरी के फ़ौरन बाद। ये उन केसेस में करते हैं व्हेन द पेशेंट इज़ हैविंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसमें कि अभी यू नीड टू हैव कॉन्ट्रासेप्शन, इट्स वेरी मच नेसेसरी इन दैट केस। तो आपने उसमें खुद मतलब पेशेंट्स को से कंसेंट लेके आपने प्लेस करना है, या पेशेंट हर सेल्फ वांट्स तो आप उसको पोस्ट प्लेसेंटल कॉपर, जो कॉपर टी बेसिकली होती है पोस्ट प्लेसेंटल इंट्रायूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस को आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन कमिंग टूवर्ड्स द परमानेंट मेथड एंड दैट इज़ विजेक्टमी हो सकती है, या फिर ये हमारे पास फीमेल्स में ट्यूबल लाइगेशन हो सकती है। अब ट्यूबल लाइगेशन रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। कुछ मेथड्स हैं, क्लिप्स यूज़ करते हैं, एश्योर टेक्निक होती है जिसमें हम स्टेरोस्कोपिकली एश्योर एक हमारे पास मेटालिक से एक रिंग होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं, जाके वहाँ सारी फाइब्रोसिस कर लेता है और अल्टीमेटली वहाँ पे ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी उसकी ऑल्टर जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन अचीव हो जाती है। या फिर ये कि फर्दर कुछ क्लिप्स हमने बात की, या फिर हम उसको बायोपोमेराइज टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें कि हम उसको मिनी लेप्रोटमी करते हैं, हम ट्यूबल लाइगेट करते हैं, उसको हम लोग क्लैम्प करते हैं, क्रश करते हैं, और हम उसको सम केसेस में कॉटराइज भी कर देते हैं, तो उसकी सक्सेस रेट कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। तो मज़ीद ही हमने मैम ये वाला आप एक्सप्लेन करें जो अभी आपने बताया। जी बेटा, एक इंश्योर बताया, दूसरा आपने क्या बताया? आप हिस्टेरोस्कोपी के लिए इश्योर टेक्निक को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो कि फाइब्रोसिस करती है, जाके ट्यूब के पास जाके ना आपने वहाँ पे एक इंसर्ट डिवाइस इंसर्ट कर दी जो इसकी सारी फाइब्रोसिस होगी। वहाँ पे आपने क्लिप्स अप्लाई किए, हुल्का क्लिप्स होते हैं, फिर हुल्का क्लिप्स अप्लाई कर सकते हैं आप उसमें लेप्रोस्कोपी के लिए। या फिर ये कि आप उसमें जो हम लोग लेप्रोटमी मिनी लेप्रोटमी के थ्रू हम करते हैं, या सिजेरियन के बाद भी करते हैं, पोमेराइज टेक्निक होती है। पोमराइज टेक्निक होती है कि हमने ट्यूब को होल्ड किया, हमने उसको वहाँ पे लाइगेट कर दिया उसको, हमने अल्टीमेटली उसको
ऊपर वाला स्टम्प जो ट्यूब का है उसको कट करके कॉटराइज कर दिया, जो हम आमतौर पे सिजेरियन के बाद जो प्रोसीजर हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये परमानेंट मेथड है, इसका कंपैरेटिवली यूँ कह लें आपके सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। और जो मैम बात जो सी सेक्शन के बाद हम करते हैं ट्यूब लाइगेशन, ये तो इरिवर्सिबल है ना, वो रिवर्सिबल तो नहीं है? इरिवर्सिबल है, यस दैट इज़ इरिवर्सिबल। तो अब हमारे मैम पास एक सवाल ये जी है, जो फिब्रॉइड के पेशेंट्स आती है, जो फिब्रॉइड वाले होते हैं और उनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है और वो कंट्रासेप्शन चाहती है, तो उनमें हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं? बेटा फाइब्रॉइड के साथ अगर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आपके पास अगर पेशेंट आई है तो अगेन देखें इट्स नॉट द आंसर इन अ सिंगल लाइन। डिपेंड करता है कि अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाह रही है तो उसमें उसकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड भी साथ है, और अगर उसका फाइब्रॉइड है क्या यस वो मैम, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है। अब डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल उसका फाइब्रॉइड स्मॉल साइज्ड है तो फिर उसमें उसका यूट्रस का साइज़ भी इतना बड़ा नहीं है, तो फिर इन दैट केस तो लिवोनॉर्जेस्ट्रिल आप उसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको बड़ा सा यूट्राइन साइज है, फाइब्रॉइड भी काफ़ी बड़ा है, तो फिर अल्टीमेटली आपको सर्जिकल ऑप्शन के लिए जाना है उसके पास, ठीक है। तो लेकिन अगर स्मॉल साइज फाइब्रॉइड है तो यस लिवोनॉर्जेस्ट्रिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और या पियो प्रिस्टोजन ओनली पिल, लेकिन ज़्यादा अच्छा लिवोनॉर्जेस्ट्रिल है। और अगर हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो सर्जिकल है, मायोमेक्टमी ओब्लिक हिस्टेरेक्टमी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेजेक्टमी। वेजेक्टमी में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली जो सिंपल जो वॉस डिफरेंस हैं उसको हम लाइगेट करते हैं, और मेल पार्टनर में, हस्बैंड में, और इसका सक्सेस रेट 0.02, इसका फेलियर रेट 0.02% है, यानी कि इसका फेलियर रेट बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, लेकिन वही बात है कि हमारे जो सेटअप है यहाँ पे मेल्स उस तरीके से कोऑपरेटिव नहीं होते, दे डोंट फॉलो दिस मेथड, दैट्स वाई। तो ये कंपैरेटिवली कम एप्लीकेबल है, लेकिन इसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद ये है कि आपने फीमेल को एकदम से ये नहीं कह देना कि नाउ यू कैन सेफली हैव द क्वार्टर्स एंड नो नीड टू हैव कॉन्ट्रासेप्शन। आपने 12 वीक्स के बाद मेल का जो स्यूमन एनालिसिस है वो देखना है 12 वीक्स के बाद, और उसके बाद आपने उसको जो है वो अगेन एक सेकंड सैंपल भी लेना है। अगर उसमें एजोस्पर्मिया आया है देन यू विल से कि यस नाउ द मेल पार्टनर इज एजोस्पर्मिक, नाउ यू कैन हैव क्वेटस इजीली, ठीक है। क्योंकि मैम आप इससे मेथड बता सकती है, सॉरी प्रोसीजर मेथड? जी, प्रोसीजर मेथड। विजेक्टमी का प्रोसीजर, यस। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो वॉस डिफरेंस होती है जो, ठीक है, वो जो आप कह लें कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ये हम मेल में जो मेन आप कह लें टेस्टीज है, वहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत डिफरेंस निकल रही है एपिडिडमस के साथ ना, तो यहाँ से स्पर्म्स आते हैं एक्चुअली, ठीक है। बहुत डिफरेंस के अंदर स्पर्म्स आ रहे हैं जो कि बेसिकली फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि इजैकुलेटरी डक्ट होती है, तो अल्टीमेटली इजैकुलेशन के साथ वो बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। अब आपने वॉस डिफरेंस को कट कर दिया, लाइगेट कर दिया, यहाँ पे इंटरपोजिशन कर दी किसी भी टिश्यू की, यानी कि उसको आपने एक तरह से कह लें कि ब्लॉक कर दिया वॉस डिफरेंस को। जब आपने ब्लॉक किया तो स्पर्म्स को आपने बिल्कुल बंद कर दिया। अब स्पर्म्स इजैकुलेशन में आ ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। मेल की सिक्रेशंस तो होंगी लेकिन स्पर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। वाई? बिकॉज जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि स्पर्म्स बनाती हैं, वो जाके फिर एपिडिडमस और फिर वो वॉस डिफरेंस के थ्रू बाहर इजैकुलेशन के थ्रू बाहर आते हैं। आपने वहीं पे इंटरपोजिशन कर दी, उसको डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो स्पर्म्स का वहाँ से फ्लो था दैट हैज़ बिन ब्लॉक्ड। तो अल्टीमेटली जो चूँकि सेमिनिफेरस जो प्रोसेस होता है स्पर्म्स फॉर्मेशन के लिहाज से, दैट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स। तो इसीलिए आप 12 वीक्स के बाद पेशेंट का हस्बैंड सीमेन एनालिसिस कराते हैं, अगर उसमें और एक दोबारा रिपीट कराते हैं, तो अगर उसमें एजोस्पर्मिया आया है देन यू विल लेबल द सक्सेस ऑफ द मेथड, ठीक है। एकदम से आप उसमें नहीं कहते कि आप कॉन्ट्रासेप्शन को छोड़ दें। टिल दैट टाइम पेशेंट फीमेल हैज़ टू फॉलो द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भूख लगी।
यस मैम। ओके, मेरा ख्याल है कि कॉन्ट्रासेप्शन हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग सब फर्टिलिटी के ऊपर एक सेशन रखेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि जो आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है? अब आपका वो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होना था वो रिलीज़ नहीं हो रहा है इस वक्त। जब वो रिलीज़ नहीं हो रहा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही जाके फॉलिकल की मैच्योरेशन कराता है और वो ही जाके आपकी एंडोमेट्रियम की प्रॉपर जो उसकी आप कह लें कि प्रोलिफरेशन है या एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस है उसको प्रोसीड कर रहा था, ठीक है? आपने सारा जो एक्सेस था उसको सप्रेस कर दिया बाहर से एस्ट्रोजन देकर। जब बाहर से आपने एस्ट्रोजन दिया तो आपने कि देखिए एक ये नेगेटिव फीडबैक आपने दे दिया बॉडी को, ठीक है? ओके मैम। जी। तो अब इस तरीके से जब आपने बॉडी एक्सोजिनसली उसको एडमिनिस्टर किया तो आपने एफएसएच को भी सप्रेस किया, आपने एलएच को भी सप्रेस कर दिया। इनके सप्रेस करने के साथ ही आपने जो फॉलिकल्स थे उनकी मैच्योरेशन को इनहिबिट कर दिया। वहाँ से आपने अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम को भी ज़ाहिर है वो सप्रेस होने स्टार्ट हो गई, बिकॉज फॉलिकल मैच्योर होते हैं तो ही एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं। तो एस्ट्रोजन रिलीज़ होती है और अल्टीमेटली फिर वहाँ से जाके एस्ट्रोजनाइज होती है, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन होती है, वो नहीं हो रही इस वक्त, ठीक है? आपने सारा नेगेटिव फीडबैक क्रिएट कर दिया, दैट इज़ वाई, ठीक है? अब हम बात कर रहे थे कि प्रोजेस्टेरॉन की बात की हमने, इंजेक्टेबल्स में बात की कि जो एंटी एपिलेप्टिक्स इंटरेक्शन उसका नहीं है, वो यूजुअल डोज पे चलता रहता है, दैट इज़ वाई। फिर हमने बात की कि जो बेसिकली हमारे पास इम्प्लांट्स हैं वो हमारे पास नॉर प्लांट है या फिर हमारे पास जोडेल के नाम से आता है, तो हम उसको पेशेंट को वो भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमने बात की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बिकॉज चूँकि ये आपका सबडर्मल टिश्यू में है, स्लो रिलीज फॉर्म में चल रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल गॉट द इम्प्लीकेशंस ऑन द बॉडी एज वेल, और वो सेम होती हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड होती हैं। और जिन जिन पेशेंट्स में पीएमएस का इशू है, कोई एक्टिव लिवर डिजीज, कोई एक्टिव ब्रेस्ट डिजीज है, बिकॉज यू नो कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं दे आर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ वाई उन केसेस में आप इसको दे विल बी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है? तो इस तरीके से आपने प्रोजेस्टेरॉन को भी विजिलेंटली यूज़ करना है। अगर इसके बाद आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मेथड्स की तरफ से आते हैं तो वो कुछ वैजाइनल रिंग्स होते हैं। वैजाइनल रिंग्स भी आप सेम वे में यूज़ करते हैं, लाइक आपने 21 डेज़ के लिए आपने रिंग को यूज़ किया, 7 डेज़ आपने विड्रॉल लिया, तो तब उसमें ब्लीड हो गया पेशेंट का। तो ये इतना हमारे पाकिस्तान में इतना प्रैक्टिस नहीं होता, तो हम लोग यूजुअली पिल्स पे रहते हैं या फिर हम लोग लॉन्ग एक्टिंग पे चले आते हैं। तो अब जब लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं तो हार्मोनल भी है और लॉन्ग नॉन हार्मोनल भी है। अगर आप नॉन हार्मोनल की बात करते हैं तो वो कॉपर टी की बात आ जाती है। कॉपर टी एज मच एज 10 ईयर्स तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन दे सकती है, लेकिन उसमें मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि यू नो कि जो कॉपर उस पर इम्प्लांट लगा हुआ है वो एक फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट करता है। अब फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट करने की वजह से व्हाट विल हैपन कि स्पर्म के एसेंट को इनहिबिट करेगा। सिमिलरली जो न्यूली कंसेप्टस फॉर्म्ड है उसको इम्प्लांटेशन इनहिबिट करेगा, उसकी वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आप कह लें कि जो कॉपर टी का मैकेनिज्म है दैट इज़ ऑल लोकल। लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, स्पर्म्स के असेंट को इनहिबिट कर रहा है, फॉरेन बॉडी रिएक्शन कॉज कर रहा है। बट द मेजर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस कॉपर टी इज कि इट कैन कॉज द इट कैन लीड टू इक्टोपिक प्रेगनेंसी। वाई? बिकॉज अगर कॉन्सेप्टस इम्प्लांट नहीं हुआ एट द नॉर्मल साइट तो वो इट कैन बी इम्प्लांटेड एट द अदर देन नॉर्मल, दैट इज़ इनसाइड द ट्यूब। सो इसकी वजह से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब इसकी ज़ाहिर है जहाँ पे इंडिकेशंस हैं वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, एंड दैट इज़ कि आपने पेशेंट में अगर फॉर एग्जांपल यू हैव नॉट डायग्नोज द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, आपने उसको ऐसे इंसर्ट कर दिया तो ये कॉपर टी वहाँ पे जो है वो जाके मज़ीद इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को एग्रेवेट करेगा, उसको वर्सन करेगा। और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उसमें भी ज़ाहिर है इसका मज़ीद ये वर्सन कर सकता है उसमें। और इसके अलावा ये कि पेशेंट में कोई लोकल ट्यूमर्स हैं लाइक सी ए एस्टार्विक्स है, सी ए एंडोमेट्रियम है, तो इन दैट केस अगेन इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। और unexplained vaginal bleeding है, you don't know either it's because of some molar pregnancy, it's because of some incomplete miscarriage, it's because of some other cause.
जी डॉक्टर बख्तावर, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? डॉक्टर बख्तावर, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज आस्क। मैम आपने सीओसीपीज का बताया ना कि जी तो मैम ये साथ में वो इंडिकेशन बता दें कि मतलब किन किन पेशेंट्स में हम देते हैं। ओके, देखिए जो जनरली स्पीकिंग आपने जब भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है तो यू मस्ट रिमेंबर कि what it is being used for, definitely for contraception. The second is कि it should be having the least side effects and there should be a proper indication of the procedure. Thirdly, there should be no contraindication to the procedure. And fourthly कि इसमें cost effective procedure होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें जाहिर है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, यू नो, अगर हम मोनोफेजिक पिल्स की बात करते हैं विच आर टेकन फॉर 21 days विद 7 days गैप, तो उसमें आमतौर पे व्हाट हैपन्स के कंप्लायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पेशेंट कैन टेक रेगुलरली। एक तो कंप्लायंस उसकी होनी चाहिए, प्लस ये कि उसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, प्लस ये कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द प्रोसीजर नहीं होनी चाहिए, प्लस ये कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, प्लस ये कि उसकी एफिकेसी होनी चाहिए और मिनिमल फेलियर रेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमने उसके अकॉर्डिंगली मोस्टली यंग एज कपल में उसको यूज़ करते हैं। हाउएवर अगर पेशेंट में कोई हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया कि यूके मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं 1, 2, 3 एंड 4। 1 में हमने कहा कि देयर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द प्रोसीजर टू द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो उसमें वो भी डेफिनेटली यूके मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 में फॉल करती है अगर पेशेंट, तो यू कैन इजीली एडमिनिस्टर। बट हमने सेकेंड मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 में कहा कि अगर जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, दे ओवरवे द साइड इफ़ेक्ट्स, तो तब उसको तब देते हैं। थर्ड में हमने कहा कि इफ़ द रिस्क ओवरवे द बेनिफिट्स, लेकिन तब भी यू हैव टू एडमिनिस्टर एंड डोंट हैव एनी ऑप्शन। एंड फोर्थ में हमने कहा इट्स कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेटेड मीन्स कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हम जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक एक्टिव वायरल डिजीज़ है, कोई एक्टिव लिवर डिजीज़ है, लाइक कोई उसको लिवर सिरोसिस हो चुका है, या फिर पेशेंट को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो चुका है, या फिर उसको लिवर ट्यूमर है, सिंस द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर बीइंग मेटाबलाइज्ड इन द लिवर, दैट इज़ वाई अगर लिवर डिजीज़ है पेशेंट को, तो इन दैट केस यू विल नॉट एडमिनिस्टर। अगर कोई ऐसी डिटेल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, तो यू कैन ईजीली एडमिनिस्टर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इन दिस वे आपने उस पेशेंट में अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी and according to the medical condition of the patient, by taking the detailed history and by doing the examination, you will administer a method। ठीक है, तो इसमें हमने एक और बात इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि अगर एक पेशेंट एपिलेप्टिक पेशेंट है हु इज़ टेकिंग द एंजाइम इंड्यूसर एंटी एपिलेप्टिक्स जो कि एंजाइम इंड्यूस करती हैं, एंड दीज एंजाइम इंड्यूसर्स अल्टीमेटली लीड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, जिसमें कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी मेटाबॉलिज्म कर लेती है। तो व्हाट विल हैपन कि जो ड्रग की एफिकेसी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज ड्रग जल्दी मेटाबलाइज हो जाएगी, उसकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी। तो इन दिस वे यू हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो स्पेशली इंटरेक्शन हो रहा है इसका in a case when a patient is taking the oral contraceptive pill along with the anti-epileptics. So ये you must remember this thing। और इसके अलावा ये कि ऑल्सो यू मस्ट रिमेंबर कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि इसमें पेशेंट में मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड चेंज हो सकते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें उसमें यू कैन ऑब्जर्व। ठीक है, क्लियर है? मैम वो जो आपने क्राइटेरिया बताया फॉर वो आप रिपीट कर सकती हैं चार? मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यस मैम। देखिए जो यूके यूनाइटेड किंगडम मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, दे आर डिफाइंड एंड दे आर 4 इन नंबर। उसमें जब हमने नंबर 1 की बात की तो हमने कहा कि देयर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द प्रोसीजर। एंड हमने यूके मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 की बात की हमने कि व्हेन द बेनिफिट्स ओवरवे द रिस्क यू कैन गिव टू द पेशेंट। एंड देन हमने यूके मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 में बात की कि व्हेन द रिस्क ओवरवे द बेनिफिट्स। एंड इन 4 वी हैव डिस्कस्ड कि देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द प्रोसीजर। और हमने एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द प्रोसीजर उस केस में देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, यू नो कि दीज आर एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म।
तो जो भी चीज़ें जो कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को एग्रेवेट करती हैं या उसको वर्सन करती हैं, तो ऑल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री है पेशेंट में, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन है, सीवियर हाइपरटेंशन है, कोई वास्कुलर डिजीज़ है, या फिर ये कि लिवर डिजीज़ जिसमें कि मेटाबॉलिज्म होना है लिवर से उसका, तो लिवर डिजीज़ है, तो इन तमाम केसेस में आपने उसको definitely you have to be vigilant you and ultimately contraindication of the medication. तो बेसिकली जो यूके मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन हुआ था, दैट वाज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया कि आपने उस पेशेंट के असेस करने हैं कि उसमें either there is benefit of giving this medication or there is contraindication to the method, or on which category base you can administer the administer the contraceptive. और प्लस ये कि फॉर दिस पर्पस यू हैव टू टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री एंड यू हैव टू डू द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो हमने जैसे बताया अभी कि जो स्पेशली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, दे हैव गॉट द साइड इफेक्ट लीडिंग टू venous thromboembolism, leading to stroke, leading to any ischemia। तो जिस पेशेंट में हिस्ट्री होगी उस पेशेंट में तमाम प्रोसीजर जो हमारा ये है मेथड है, दैट विल बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमने जो अदर मेथड डिवाइस हुआ है, दैट इज़ बेसिकली प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरोजन ओनली पिल, POPs जिसे हम कहते हैं। तो POPs में कंपैरेटिवली होता है कि उसका जो साइड इफ़ेक्ट है एसोसिएटेड विद OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दैट इज़ लेस। और हमने पहले हमने बात की थी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे पास हैं, बेसिकली उसमें सेंट्रल इफ़ेक्ट्स हैं और पेरिफेरल इफ़ेक्ट्स हैं। जहाँ तक हम सेंट्रल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो वो ये है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस को सप्रेस करता है। दैट इज़ वाई व्हाट विल हैपन कि FSH एंड LH की रिलीज़ को इनहिबिट करेगा, अल्टीमेटली ओवम के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा एंड ओव्यूलेटरी साइकिल कर देगा। यहाँ से एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन कि ईस्ट्रोजन जो पेरिफेरल इफेक्ट है वो क्या करेगा कि एंडोमेट्रियम की एट्रोफी करेगा, थिनिंग करेगा, साथ में सर्वाइकल म्यूकस को की कंसिस्टेंसी को ऑल्टर करेगा और अल्टीमेटली स्पर्म्स के एसेंट को इनहिबिट करेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जो इसकी एफिकेसी है दैट इज़ इंक्रीज्ड एंड अल्टीमेटली जो 100 women ईयर में फेलियर रेट है दैट इज़ ओनली 0.1-0.2%, ठीक है। मैम आप ये रिपीट कर सकती हैं जो आपने अभी बोला? किस चीज़ को? जब भी आपने एंड में जो फॉर लेंस बोली, रिपीट कर दें। बेटा इसमें देखें जो हमने एक तो बात की ना कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन की बात की हमने, वी हैव सेड कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज़ नॉट ओनली सेंट्रल बट पेरिफेरल। अगर हम सेंट्रल इफेक्ट की बात करते हैं तो वी हैव डिस्कस्ड ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस को सप्रेस करता है। सप्रेस कैसे करता है कि FSH को और LH को इनहिबिट करता है। जब FSH और LH को इनहिबिट करेगा और हम वाई बिकॉज एक्सोजिनसली आपने एस्ट्रोजन दे दिया, एस्ट्रोजन ने FSH और LH को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फॉलिकल्स की मैच्योरेशन नहीं हो रही है। जब फॉलिकल्स की मैच्योरेशन नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन कि ओव्यूलेशन विल नॉट बी देयर एंड अल्टीमेटली इट विल एंड अप इन एनओव्यूलेशन, ठीक है। एंड सेकंड इज कि इसका पेरिफेरल इफेक्ट, पेरिफेरल इफेक्ट क्या होता है कि एंडोमेट्रियम के ऊपर जाके उसकी थिनिंग कर देगा, एट्रोफी कर देगा, सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी को ऑल्टर करेगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स के एसेंट में उसको इनहिबिट करेगा। तो इन दिस वे ओवरऑल व्हाट विल हैपन कि इसकी जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इन अचीविंग द कॉन्ट्रासेप्शन, और इसका जो फेलियर रेट है ये नेग्लिजिबल हो जाता है 0.1-0.2%। लेकिन एट द सेम टाइम वी मस्ट नो कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं कि एक तो कंप्लाइंस इतनी अच्छी नहीं है, पेशेंट मोस्टली फॉरगेट्स अबाउट टेकिंग द पिल। सिमिलरली जब वो फॉरगेट करेगा, भूलेगा, तो अल्टीमेटली विड्रॉल ब्लीड होगी उसको, बिकॉज उसने उसको एक मेंटेन किया हुआ एंडोमेट्रियम को। जैसे ही आपने उसको स्टॉप पिल आपने मिस की तो विड्रॉल ब्लीड का रिस्क हो जाएगा, साथ में प्रेगनेंसी का भी रिस्क हो सकता है। तो अगर ये आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन किस केस में लेनी है, तो ऑल ऑफ़ यू मस्ट रिमेंबर कि अगर फर्स्ट वीक जो आपने पिल का फर्स्ट वीक में अगर पिल मिस की है तो उसमें you have to take the next pill as soon as you remember, and other pill जो है वो अपने यूजुअल टाइम ड्यूरेशन के ऊपर, देन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड एडिशनल जो
emergency additional जो precautions हैं that should be for at least 7 days. Why? Because okay, ovulation is normally at 12th to 14th day. तो शुरू में ही अगर आपने precautions ली तो सक्सेसफुल कॉन्ट्रासेप्शन अचीव होती है. अगर आपने नहीं किया तो इट विल नॉट बी देयर. एंड एट द सेम टाइम अगर आपने जो आपका फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ पिल में आपने पिल मिस कर दी, तो इन दैट केस नॉर्मली वी से कि आपने जो आपकी मिस पिल थी जैसे ही आपने रिमेंबर किया आपने उसको ले लेना है, और जो रेस्ट ऑफ द पिल्स हैं वो अपने यूजुअल टाइम पे ले लेनी है. और फिर इस तरीके से आपने इसमें मतलब चूँकि अगर वही वाली बात कि शुरू में अगर पिल्स आपकी मिस हुई थी तो आपने एडिशनल प्रिकॉशंस लेनी है. अगर एंड पे हुई हैं तो बस आप उसको फॉलो करेंगे पैटर्न को. और अगर बिल्कुल लास्ट वीक में आके पिल मिस हो गई है तो आप उसको छोड़ दें, नया पैक स्टार्ट कर दें. ये आप इस बेस पे इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखें कि एक्चुअली आपकी ओव्यूलेशन जो होती है ना वो आपकी 12 to 14th डे पे होती है. दैट इज़ वाई अगर आपका शुरू में पिल मिस हुई है तो प्रेगनेंसी हो जाने का रिस्क है, लेकिन अगर आपकी आखिरी में पिल मिस हुई है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने का रिस्क कम से कम है. तो दैट इज़ वाई वी से कि आप लास्ट में थर्ड वीक में अगर आपकी पिल मिस हो गई तो आप उसको छोड़ दें, आप नया पैक स्टार्ट कर दें. सेकेंड वीक में स्टार्ट अगर आपकी मिस हो गई तो आपको जैसे ही याद आया आप उसको ले लें, और रेस्ट ऑफ द पिल्स को एट द यूजुअल टाइम ड्यूरेशन आप उसको कंटिन्यू रखें. ठीक है. फिर हमारे पास जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आती हैं हमारे पास, तो ये बेसिकली डिफरेंट जनरेशन हैं. इसकी फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, डिफरेंट डोजेज़ हैं इनकी. तो ऑल्दो प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी एफिकेसी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन कंटेनिंग, जिसमें हमें डोज का पता है कि 15 माइक्रोग्राम्स इथेनॉलिस्ट्राडायोल भी होता है, 20 माइक्रोग्राम्स का भी होता है, अप टू 50 माइक्रोग्राम्स इथेनॉलिस्ट्राडायोल भी होता है. तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है कॉन्ट्रासेप्शन का. लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है उसका साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली ये है कि उसकी वजह से टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है. जो सीलियरी मूवमेंट होती है फिलोपियन ट्यूब के अंदर वो थोड़ी सी ज़रा इफेक्ट होती है, और दैट इज़ वाई टॉपिक प्रेगनेंसी का वहाँ पे रिस्क बन सकता है बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल. और बाकी जो इनके इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल की वजह से वेट गेन होता है, ब्लॉटिंग होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, वही वाली बातें जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है. बिकॉज कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा होता है. तो प्रोजेस्टेरोन ओवरऑल क्या करता है, बेसिकली ये लो मूड करता है, हेडेक करता है, हाइपोटेंशन करता है, ब्लॉटिंग करता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस करता है, नॉजिएटिंग फीलिंग्स भी आती हैं. तो बेसिकली दीज आर विद द प्रोजेस्टेरोन. और अगर पेशेंट में फॉर एग्जांपल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत बुरा एक्सपीरियंस करता है तो इन दैट केस आप उसको प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. तो जहाँ तक इसके हमारे पास ये हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ली है. इसकी डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं, वो जस्ट एक मतलब यू मस्ट रिमेंबर. और ये पिल्स भी होती हैं, इम्प्लांट्स भी होते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं. इंजेक्शंस में ऑल ऑफ यू नो कि हमारे पास डिपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, नॉरेथिस्टेरोन भी है हमारे पास. डिपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है हमारे पास ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का कॉन्ट्रासेप्शन देता है, यानी कि 12 वीक्स का. तो अब इसमें गुड थिंग इज़ कि अगर एक पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक्स ले रही है तो एंटी एपिलेप्टिक्स डू नॉट अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट. तो इसलिए आप जब डिपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट ले रहे हैं, एक एंटी एपिलेप्टिक को दे रहे हैं, तो उसको यूजुअल डोज जो है उसी के अकॉर्डिंगली देंगे बिकॉज एंटी एपिलेप्टिक्स डू नॉट अफेक्ट देयर मेटाबॉलिज्म. लेकिन इसके साथ थोड़ा सा इफेक्ट ये है कि पेशेंट के अंदर इरेगुलर या एबनॉर्मल वैजाइनल ब्लीडिंग का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन पेशेंट में रिपोर्ट होता है. इसके अलावा ये कि जो फर्टिलिटी रिस्टोर होने में बहुत टाइम लग जाता है. इवन शी में टेक 6 months टू रिस्टोर द फर्टिलिटी आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दिस मेथड. और मज़ीद ये कि एमेनोरिक भी पेशेंट हो सकती है इसमें. अब चूंकि वो एमेनोरिक हो रही है दैट इज़ वाई रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस भी इंक्रीज़ कर जाता है. तो अल्टीमेटली आपने उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने हैं, आपने उसको इस चीज़ के लिए फ़ॉलो करना है. तो इस तरीके से हमारे पास इसके इम्प्लांट्स भी होते हैं. इम्प्लांट्स के लिहाज से कि इम्प्लेनॉन है, या फिर आजकल हमारे पास जो 2 रॉड्स की फॉर्म में आते हैं, जडेल के नाम से आते हैं, और इनमें एटोनॉर्जेस्ट्रेल होता है. एटोनॉर्जेस्ट्रेल स्पेसिफाइड डोज में रिलीज़ होता रहता है बॉडी में. हम इसको सब डर्मल टिश्यू में इम्प्लांट करते हैं.
हमारा जो बॉडी लैंड मार्क है वो ओलिक्रैनियन प्रोसेस है। जो हमारे नॉन डोमिनेंट आर्म होता है उसमें जो एक प्रोमिनेंट से हड्डी निकली हुई है मीडियल साइड पे, जिसका हम ओलिक्रैनियन प्रोसेस कहते हैं, इससे ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर अबव चले जाएं आप, तो जो ग्रूव बिटवीन द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स है उसके दरमियान में हमने नहीं करना, बिकॉज वहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल पड़ा हुआ होता है, डैमेज हो सकता है। तो आप थोड़ा सा मीडियल रहते हैं और आप वहाँ पे इम्प्लांट को इंसर्ट करते हैं इस तरीके से कि सबडर्मल टिश्यू में रहते हैं आप, और ये 5 इयर्स का कॉन्ट्रासेप्शन देता है आपको। तो थोड़ा सा वही साइड इफ़ेक्ट है जो प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड होता है हमारे पास, कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एग्रेवेट हो सकता है, डोटिंग हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, नोजिएटिंग फीलिंग्स हो सकती हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं पेशेंट, यू हैव टू टेल द पेशेंट कि दे ऑल